अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माहौलियाती मुतालिया जमात चाहरुम की किताब से दो असबाक के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पहला हमारा सबक है हमारे अतराफ़ व अकनाफ पाए जाने वाले पौधे, और दूसरा है आइए रास्ते मालूम करें या फिर आइए सिमतें मालूम करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर टीएस टेट सिलेबस के मुताबिक ऑल सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबक यानी जमात चाहरुम से ये 5वां सबक, हमारे अतराफ़ व अकनाफ में पाए जाने वाले पौधे। तो सबसे पहले सवाल देखें, यहाँ पर जो अहम पॉइंट्स निकल कर आता है उसको हम सवाल और जवाब की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ पर पॉइंट्स देखें, इनकी बेलें ज़मीन पर फैलती हैं। दोस्तों, जिनके तने नाजुक होते हैं या फिर ये किसी दरख्त का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको हम बेलें कहते हैं। तो वो कौन सी बेलें हैं जो ज़मीन पर फैलती हैं या फिर किसी दरख्त के सहारे से आगे बढ़ती हैं? तो दोस्तों, जवाब ये रहा आपके सामने, तुरई, करेला और चमेली। आपने देखा होगा कि तुरई, चमेली और करेले की बेलें झाड़ की मदद से ऊपर की जानिब जाती है या उनको कोई सहारा नहीं होता है तो ज़मीन पर ही फैलने लगती है, क्योंकि उनके तने नाजुक होते हैं। तो ये रहा हमारा पहला अहम पॉइंट्स। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट्स देखें, झाड़ियाँ किसे कहते हैं। दोस्तों, पहले अहम पॉइंट्स में हमने जाना कि बेलें किसे कहते हैं और बेलें कौन कौन सी हैं। बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो किताब में जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में मैंने आपसे कहा कि तुरई, केरला और चमेली। तो दोस्तों, इसी तरीके से झाड़ियाँ किसे कहते हैं, ये सवाल बहुत ही अहम है। जवाब देखें, जिनके तनों पर एक साथ शाखें फूटती हैं उन्हें पौधे या झाड़ियाँ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मिर्च, गुलाब के पौधे वगैरह। तो दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, इमली, आम, पीपल ये हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट्स में हम जाना कि बेलें क्या हैं, दूसरे पॉइंट में जाना कि झाड़ियाँ किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आम, पीपल और इमली ये हैं। तो दोस्तों, जवाब देखें, दरख्त। दोस्तों, इमली, आम, पीपल का तना बहुत ही ताकतवर होता है, जिसकी वजह से हमें लकड़ी भी हासिल होती है और ये झाड़ छाँव भी देते हैं। इसको हम दरख्त कहते हैं। दोस्तों, सवाल ऐसे भी हो सकता है, इनमें से ये दरख्त नहीं है या फिर इनमें से दरख्त है। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर 3 में से कोई भी आपको वहाँ पर जवाब में मिल जाए, जैसा कि इमली, आम, पीपल, तो आप उसको ही चुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखें, पौधे में आम तौर पर पाए जाते हैं, यानी पौधों के ये आम तौर पर हिस्से पाए जाते हैं। तो जवाब में देखें दोस्तों, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, यानी आम तौर पर ये पौधों में पाए जाते हैं, जिसका जिक्र हमारी माहौलियाती मुतालिए किताब जमात चाहरुम की किताब में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखें। दोस्तों, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर नमो पाता है। दोस्तों, सवाल में ये पूछा जा सकता है कि पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर नमो पाता है। तो हमारा जवाब देखें, यहाँ पर जड़। जड़ पौधे का ऐसा हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर नमो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो देखें अगला पॉइंट, धान के पौधे की जड़ें होती हैं। दोस्तों, धान का जो पौधा होता है उसकी जड़ें कैसे होती है, ये पूछा जा सकता है। तो जवाब देखें, रेशेदार। दोस्तों, सवाल भी ऐसे पूछा जा सकता है कि रेशेदार किसकी जड़ें होती हैं। तो दोस्तों, हमें जवाब वहाँ पर देना होगा धान, यानी धान के पौधे की जड़ें।
तो चलिए अगले सवाल की यानी अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। पानी और नमकियात इसके ज़रिए पौधों के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। दोस्तों जड़ें जो पानी हासिल करती हैं और नमकियात हासिल करती हैं, तो ये पानी और नमकियात पौधे के दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंचती है, तो देखें। तो दोस्तों जवाब देखें, तना। पौधे का ये हिस्सा है जो जड़ों से जो पानी हासिल होता है, नमकियात हासिल होती है, वो पौधों के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। दोस्तों सवाल ऐसे भी हो सकता है कि पौधे का हिस्सा यानी तना का क्या काम है, तो हमें जवाब देना होगा कि वो पौधों के दूसरे हिस्से तक पानी और नमकियात पहुंचाता है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। पौधों में ग़िज़ा तैयार करने वाला हिस्सा होता है। दोस्तों हमें सवाल पूछा जा सकता है कि पौधों में वो कौन सा हिस्सा है जो ग़िज़ा तैयार करता है, तो जवाब देखें, पत्ते। दोस्तों सवाल इस तरीके से भी होता है कि पत्ते क्या काम अंजाम देते हैं, तो दोस्तों पत्तों का काम है ग़िज़ा तैयार करना। तो चलिए अगला अहम पॉइंट देखें। पत्तों में पाया जाता है। दोस्तों पत्तों में क्या पाया जाता है, तो जवाब देखें यहाँ पर, क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। सवाल ऐसे भी हो सकता है, तो हमें जवाब देना होगा पत्तों में पाया जाता है। यानी सवाल इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, तो हमारा जवाब रहेगा पत्ते में। या फिर सवाल ऐसे होगा पत्तों में पाया जाता है, तो हमारा जवाब रहेगा क्लोरोफिल। तो चलिए अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। इसकी वजह से पत्ते हरे होते हैं। दोस्तों पत्ते का रंग जो हरा होता है, सब्ज़ होता है, उसकी वजूहात क्या है, तो दोस्तों पत्तों के अंदर वो क्या चीज़ होती है जो पत्ते को सब्ज़ रखती है, हरे रखती है, तो दोस्तों जवाब देखें, क्लोरोफिल। दोस्तों पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ते सब्ज़ रंग के, हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी से पत्ते हासिल करते हैं। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल, सूरज की जो रोशनी होती है पत्ते उससे क्या हासिल करते हैं, तो दोस्तों जवाब देखें, शुआई तवन्नाई। सूरज की रोशनी से पत्ते शुआई तवन्नाई हासिल करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखें। शुआई तवन्नाई से पौधे ये तैयार करते हैं। दोस्तों सूरज की रोशनी तो पत्ते शुआई तवन्नाई हासिल करते हैं। शुआई तवन्नाई हासिल करने के बाद पत्ते उसका किस में इस्तेमाल लाते हैं या फिर उसका क्या करते हैं, तो देखिए जवाब यहाँ पर, ग़िज़ा की तैयारी। दोस्तों सूरज के ज़रिए जो तवन्नाई हासिल की गई, तवन्नाई का नाम शुआई तवन्नाई, उसको पत्ते ग़िज़ा की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद ये बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल पिछले टेट इम्तिहान में पूछा गया था, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखें, तो दोस्तों जवाब देखें, रिफ्लेशिया। दोस्तों रिफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और बदसूरत फूल भी है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे जो कि बुक के अंदर दिया गया है। तो चलिए अगला अहम पॉइंट देखें। दोस्तों अगला सवाल देखें, रिफ्लेशिया का वज़न होता है, यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा फूल है, तो इसका वज़न भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखें इसका जवाब 4 किलोग्राम, लगभग इसका वज़न 4 किलोग्राम होता है। उसके बाद अगला अहम पॉइंट देखें, रिफ्लेशिया का ख़तर होता है, तो दोस्तों जवाब देखें 1 मीटर। अगला पॉइंट देखें, रिफ्लेशिया की बू होती है, यानी इसकी बू कैसे होती है, उसका जवाब देखें, बदबूदार सड़े हुए गोश्त की बू। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है ये। रिफ्लेशिया की जो बू होती है बदबूदार सड़े हुए गोश्त की होती है। सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, बदबूदार और सड़े हुए गोश्त की बू किस फूल की होती है। 3 ऑप्शंस में कोई और फूल के नाम दे दिए जाएं और आपको एक ऑप्शन में रिफ्लेशिया नज़र आए तो आप रिफ्लेशिया को सेलेक्ट करेंगे।
या फिर पिछले दो हमने जो अहम पॉइंट्स देखे, 4 किलोग्राम किस फूल का वज़न होता है, तो हमारा जवाब रहेगा रिफ्लेशिया। और 1 मीटर लंबा ये फूल होता है, यानी इसका ख़तर होता है, तो हमारा जवाब रहेगा रिफ्लेशिया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। रिफ्लेशिया की बो इतने दूर तक महसूस की जाती है। दोस्तों हमने अभी जाना कि रिफ्लेशिया की जो बो होती है बदबूदार सड़े हुए गोश्त की तरह होती है। उसके बाद सवाल ये यहाँ पर यह भी बनता है कि रिफ्लेशिया की जो बो होती है उसको कितनी दूर से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें यहाँ पर 2 किलोमीटर। अगर कहीं पर ये फूल पाया जाता है तो हमें इसकी बू 2 किलोमीटर पहले से ही आना शुरू हो जाती है, और वो भी उसकी बू कैसे रहेगी, बदबूदार सड़े हुए गोश्त की तरह। तो दोस्तों सवाल ऐसे भी हो सकता है 2 किलोमीटर पहले इसकी बू शुरू हो जाती है या फिर इसकी बदबू शुरू हो जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा रिफ्लेशिया। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों देखें, फेसिफ्लोरा, पोंसिटिया, बॉटल बिस और बिलबर्निया इसके नाम है, जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। ये क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, फूलों के नाम। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। फूल से फल और बीज बनाने के लिए ये मददगार होते हैं, यानी जो फूल से फल बनाने के लिए और फल के बाद बीज बनाने के लिए ये मददगार साबित होते हैं। तो देखें जवाब हमारा जो किताब में बताया गया है, तितलियाँ, भूरे, शहद की मक्खियाँ, हशरात वगैरह, ये तमाम फूल से फल बनाने में और फल के बाद बीज बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तुवर और बरगद में बीज पाए जाते हैं। दोस्तों तुवर और बरगद, इसके जो बीज होते हैं कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब जो बुक में ये बताया गया है, देखें तुवर और बरगद के जो बीज होते हैं छोटे होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। इस पौधे को कांगरी स्वीट भी कहते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा पौधा है जिसको कांगरी स्वीट भी कहते हैं? तो जवाब देखें, पार्थीनियम। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, पार्थीनियम पौधे को ये नाम से भी जानते हैं। अगर ऑप्शन में आपको कांगरी स्वीट नज़र आए तो आप इसको चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। पार्थीनियम का पौधा इस मुल्क से हिंदुस्तान में आया। या फिर देखें, पार्थीनियम का पौधा इस मुल्क से गेहूं दरामद करते वक्त बीज की शक्ल में हिंदुस्तान आ गया। वो कौन सा मुल्क था? ये सवाल किया जा सकता है क्योंकि ये सवाल भी पिछले टेट इम्तिहान में किया जा चुका है। तो दोस्तों उस मुल्क का नाम देखें यहाँ पर, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से ये बीज की शक्ल में पार्थीनियम का पौधा हिंदुस्तान गेहूं की दरामद के वक्त आ गया था। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। पार्थीनियम के पौधे के जरिशों की वजह से ये बीमारियां लाहिक होती है। दोस्तों जो पार्थीनियम का पौधा है वो कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसकी वजह से इंसान उससे फ़ायदा उठा सके, बल्कि ये पौधा नुकसानदा है। तो यहाँ पर देखें, पार्थीनियम पौधे के ज़रिए जो जरिशे होते हैं उसकी वजह से कौन सी बीमारी लाहिक होती है? तो जवाब देखें दोस्तों, फेफड़ों में या फिर फेफड़ों की बीमारी कहें वो लाहिक हो सकती है। आँख कहें, आँख की बीमारी, आँख की बीमारी से मुराद बीनाई का मामला है, बीनाई या फिर आँख को नुकसान पहुंचा सकती है, और जल्दी बीमारी। ये 3 बीमारियां इस पार्थीनियम पौधे के जरिशों से इंसान को लाहिक हो सकती हैं। उसके बाद अगला सवाल देखें। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को उगाने वाले मरकज़ को कहते हैं। दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये सवाल किया जा सकता है। तो उसको हम जानते हैं, देखें यहाँ पर, नर्सरी। दोस्तों जो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को उगाते हैं उसको हम नर्सरी कहेंगे। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखें।
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जब था, यानी आंध्र प्रदेश था, तो केडम नर्सरी वाक़ हुई एपी के ज़िला मशरक़ी गोदावरी में और इसका अहाता 6000 एकड़ में है। ये आप याद रखें। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला पौधा। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों रेगिस्तान में उगने वाले पौधों का जिक्र तीसरी क्लास की जमात यानी जमात सुवम की माहौलियाती मुतालिया बुक में भी किया गया है, जो कि हम पहले पार्ट्स में यानी बता चुके हैं कि रेगिस्तान में और कौन कौन से पौधे उगते हैं। उसको हम सहराई पौधे भी कहते हैं। तो चलिए उसका जिक्र भी करते हैं यहाँ पर। नागफनी, घेगूरा और चप्पल सेंट। उसके साथ साथ में चौथी क्लास में ये इजाफा किया गया है कि कट्स, ये पौधा रेगिस्तानी पौधा है, यानी रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मसनूई माहौल पैदा करके पौधों को उगाना इसकी खूबी है। तो देखें दोस्तों जवाब, शेडनेस पॉली हाउस। इसकी खूबी है कि वो नर्सरी कायम करें और मसनूई माहौल पैदा करके पौधों को उगाना, इसकी ये खूबी है। तो दोस्तों अगला सबक की जानिब हम बढ़ते हैं। छठा सबक है चौथी जमात से। देखें आइए रास्ते या फिर सिमतें मालूम करें। तो पहला सवाल ये रहा यहाँ पर, नक्शे बनाते वक्त कागज़ को इस सिमत रखा जाता है। तो दोस्तों जवाब देखें, शुमाल की जानिब। दोस्तों आमतौर पर कागज़ के ऊपर जो नक्शे बनाए जाते हैं उसकी सिमत जो होती है, यानी जानिबी सिमत, इस सिमत को कागज़ की ऊपरी जानिब ज़ाहिर करते हैं, उसकी सिमत शुमाल की जानिब होती हैं। दोस्तों ये सवाल देखें, एक मंडल में तकरीबन गांव होते हैं। दोस्तों बहुत ही काफ़ी अहम सवाल है जो चौथी जमात की माहौलियाती किताब में दिया गया है। एक मंडल में तकरीबन कितने गांव होते हैं? तो दोस्तों एक मंडल में तकरीबन कितने गांव होते हैं? तो जवाब देखें 50। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, किसी मंडल की तकरीबन आबादी होती है। हमने पिछले अहम पॉइंट्स में ये जाना कि मंडल में तकरीबन कितने गांव होते हैं, देहात होते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल अहम पॉइंट्स निकल कर आता है कि किसी मंडल की तकरीबन आबादी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों जवाब देखें 35,000। दोस्तों सवाल इस तरीके से भी किया जा सकता है, 35,000 इसकी आबादी होती है। तो हमें वहाँ पर ऑप्शन में मंडल नज़र आएगा, हम मंडल को सिलेक्ट करें। मंडल की तकरीबन आबादी 35,000 होती है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तेलंगाना में बहने वाली नदियाँ। दोस्तों वैसे तो हमारी रियासत में देखें यहाँ पर जवाब, गोदावरी, कृष्णा। दोस्तों गोदावरी, कृष्णा के अलावा तुंगाभद्रा और मूसा नदियाँ, ये नदियाँ बहती है। गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा और मूसा नदी। अगला सवाल देखें, तेलंगाना के इन अज़ला में घने जंगलात पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह सवाल किया गया है कि तेलंगाना के वो कौन से अज़ला हैं जिसके अंदर घने जंगलात, यानी जंगलात की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और घने होते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें, आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, भद्रादारी, नागर कर्नूल, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, इन अज़ला में घने जंगलात पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारी रियासत का वजूद अमल में आया। दोस्तों हमारी रियासत तेलंगाना, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश थी, यानी हमारा जो रियासत है पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तमाम मिलके थे, फिर बाद में इसका वजूद अमल में आया। तो कौन सी तारीख को था? तो जवाब देखें, 2 जून 2014 को हिंदुस्तान में और एक रियासत बनी और ये 29वीं रियासत के तौर पर हमारी रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया। तो चलिए दोस्तों अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं और आखिरी इस वीडियो का पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। अटलस किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको नोट करें। अटलस किसे कहते हैं? तो देखें, अटलस एक किताब है जो मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शे होते हैं,
दोस्तों आप इसको अच्छे से ऐसे यूँ समझते हैं, अटलस एक किताब है जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शे होते हैं। इसमें अहम मकामात, शहराएँ, नदियाँ, पहाड़ों, फसलों, जंगलात की ज़िंदगी के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। तो दोस्तों ये थे अहम पॉइंट्स 5वें और 6वें सबक से। दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।